Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. Would be doctors. This is my 10th physics crash course lecture, and in all these lectures I have discussed 3 topics: vectors, motion in one dimension, प्रोजेक्टाइल, और एक नया टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है, वो लॉज ऑफ मोशन है। उस लॉज ऑफ मोशन में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक शुरू किया हुआ है। सो वुड बी डॉक्टर्स, ऑल दीज माई क्लासेस डेडिकेटेड टू कोरोना वॉरियर्स, टू दिस नेशन एंड पीएम केयर फंड। सो वुड बी डॉक्टर्स, today we'll start with the next topic. We will pray. Om Dyo Shanti Antariksh Shanti Prithvi Shanti Rap Shanti Roshadhya Shanti Vanspate Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarv Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Redhi Om Shanti Shanti Shanti. So, would be doctors, in last lecture I told you about the conservation of momentum. तो मैंने आपको बताया था कि there are 2 statements of the conservation of momentum. When no external force acts, total momentum system of the system remains conserved. Second statement, I told you, for an isolated system, vector sum of the total momentum before collision is equal to the vector sum of total momentum after collision. This is my second statement, and I have discussed some examples regarding the conservation of momentum. I discussed few problems related to this conservation of momentum. Then I told you an example of conservation of momentum, that is the rocket propulsion. I told you that when the rocket is projected, it also holds the conservation of momentum. इसके लिए मैंने कहा था कुछ important formulas हैं। तो हमने वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कैलकुलेट करनी आ सकती है किसी भी टाइम टी के ऊपर। क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए? v इज इक्वल टू वी नॉट वी आर लॉग ई एम नॉट बाय एम माइनस जी टी। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज दैट इज वी आर बाय एम इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी, एंड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज दैट इज वी आर इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। और मैंने कहा था कि व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ when there is no effect of gravity, तो उस केस में वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में माइनस जी टी हट जाएगा, एक्सेलरेशन वाले में माइनस जी हट जाएगा, और थ्रस्ट वाले फॉर्मूले में माइनस एम जी खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो देन आई हैव डिस्कस द कोलिजन। तो क्या कहा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिजन: इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने क्या कहा था कि इन ऑल दिस कोलिजन टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, एंड देयर इज वन मोर थिंग इन ऑल दिस कोलिजन, देयर इज वन टर्म दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या डिफाइन किया था कि इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, दैट E इज इक्वल टू क्या कहा था v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 इलास्टिक। और क्या कहा था कि when E is equal to 1, the collision is elastic. When E is less than 1, inelastic. E is 0, then it is perfectly inelastic, and E is greater than 1, that is the super elastic collision. Reason being, elastic collision में kinetic energy भी कंजर्व है, inelastic में kinetic energy डिक्रीज कर जाती है, perfectly inelastic में after the collision kinetic energy 0 हो जाती है, super elastic collision में after the collision kinetic energy increase कर जाती है। तो यहां से मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास इन जनरल क्या है, फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन आपके पास 2 इक्वेशन वैलिड हैं, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1
डिवाइड बाय u1 माइनस u2 एंड m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन। तो वो फॉर्मूले आपने याद रखने होंगे डायरेक्ट। वो क्या था फॉर्मूला? v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू ई होल मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? दैट इज v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू ई होल मल्टीप्लाई बाय u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? तो मैंने इन्हीं इक्वेशंस को इलास्टिक कोलिजन के लिए लिख दिया था। क्या बन गया था इलास्टिक कोलिजन के लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या बन जाएगी? दैट इज v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो वुड बी डॉक्टर्स, एक मैंने आपको फर्स्ट इसका केस कराया था। इफ ए मास कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर सिमिलर मास, तो क्या होगा? आफ्टर द कोलिजन दीज मासेस विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। अब इसका एक नेक्स्ट केस है कि अगर इफ ए वेरी हैवी बॉडी इज कोलाइडिंग इलास्टिकली विद if a very heavy body colliding elastically with a stationary lighter body, in that case what happens? उस केस में क्या होगा बच्चों कि अगर कोई बहुत हैवी बॉडी एक लाइटर स्टेशनरी बॉडी के साथ स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा? हैवी बॉडी कंटिन्यूसली मूविंग विद द सेम स्पीड बट लाइटर बॉडी स्टार्ट मूविंग ट्वाइस ऑफ दैट स्पीड। कैसे? देखिए v1 क्या होगा आपके पास? v1 इज m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस क्या है आपके पास? 2m2 u2। सेकेंड बॉडी तो क्या है आपके पास? रेस्ट के ऊपर है, देयरफॉर इट बिकम्स 0 m1 प्लस m2। v2 क्या होगा? m2 माइनस m1 इंटू u2 वो वाली टर्म्स क्या हो जाएगी? 0 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? नाउ here m1 is very large as compared to m2, तो m1 is very large as compared to m2। m2 को यहां पे इग्नोर कर सकते हो, m2 को यहां पे भी इग्नोर कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा? u1। और इधर m2 को इग्नोर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2u1। From here it is very clear that when a very heavy body collides elastically with a stationary lighter body, heavier body क्या होगी? That will continuously moving with the same speed and lighter body will start moving twice of the speed। डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा 26 जुलाई को कि आपके पास सिंपल स्टेटमेंट दी होगी कि इफ ए वेरी हैवी बॉडी इज कोलाइडिंग विद ए इलास्टिकली विद ए स्टेशनरी लाइटर बॉडी, देन वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी बिकम्स, नीचे चॉइसेस दी होंगी, half same as that of heavier body, half of the heavier body, twice of the heavier body, and D choice भी दी सकती है। तो करेक्ट आंसर इज लाइटर बॉडी की जो वेलोसिटी बन जाएगी that will be the twice of the heavier body। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस का केस है उल्टा। इफ ए वेरी लाइट बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली with a stationary lighter body, in that case what will happen? The stationary heavier body will remain at rest and lighter body will rebound with the same speed। अगर कोई लाइटर बॉडी हैवी स्टेशनरी बॉडी के साथ इलास्टिकली स्ट्राइक करती है, तो वो क्या होगी? आपके पास लाइटर बॉडी क्या करेगी? रीबाउंड कर जाएगी, और हैवियर बॉडी क्या है? इट विल रिमेन एट रेस्ट। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फेंकिए, अगर वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है, इलास्टिकली स्ट्राइक करती है, तो वो बॉल क्या होगी? वो बॉडी क्या होगी? रीबाउंड कर जाएगी सेम हाइट के ऊपर। तो इट इज द केस व्हेन ए
lighter body is colliding with the earth, that is a very heavy body as compared to that body. So उस केस में क्या है, it is rebounding at the same height. Clear? तो would be doctors just remember all these results directly. एक बहुत ही और अच्छा आपके पास इसमें क्वेश्चन है, if a mass m1 collides elastically with a stationary mass m2, then what is the fraction of kinetic energy lost by mass m1? Then what is the fraction of, दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, what is the fraction of kinetic energy lost by mass m1 and what is the fraction of kinetic energy retained by mass m1? Question is again, a mass m1 moving with the velocity u collides elastically with a stationary mass m2. stationary mass है m2, मतलब u2 क्या है 0 और u1 क्या है u. तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट एंड रिटेन्ड बाय मास m1 या फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय मास m2. क्लियर? तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय मास m1 क्या होगी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी k1 माइनस जितनी इसने, और यू कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1. तो दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1. तो ये क्या होगी, लॉस्ट. अब हमारे पास लॉस्ट है तो ये माइनस में आनी चाहिए, माइनस में आएगी तो हम सीधे कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय मास m1. तो मास m1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u स्क्वायर. फाइनल क्या होगी, दैट विल बी, फाइनल मींस आफ्टर द कोलिजन, हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर. सो दिस हाफ m1 f1 कैंसल आउट. तो दिस बिकम्स u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर. u1 इज हियर u. सो व्हाट इज हियर v1? v1 क्या होगी, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, वो क्या होगी m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2. u2 क्या है, 0 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो यहां पे क्या v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. व्हाट इज दैट, m1 माइनस m2, u1 इज हियर u डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय u square. So this u square will be cancel out. This will be equal to क्या बन जाएगी, 4m1 m2 divided by m1 plus m2. Very important. This is the fraction of kinetic energy lost by mass m1 when it is colliding elastically with a stationary mass m2. जब ये स्टेशनरी मास m2 के साथ कोलाइड कर रही है उस समय इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी. सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी स्ट्राइक्स विद द बॉडी ऑफ मास कैपिटल M, देन collision is perfectly elastic, fraction of kinetic energy lost is simple, 4m, m1 is small m, m2 is capital M divided by क्या आ जाएगा, this is whole square, 4m1 m2 divided by m1 plus m2 whole square. अब यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि what is the fraction of kinetic energy retained, ये जितनी रहेगी kf m1 divided by this one, इसको रहने दो. This is the fraction of kinetic energy retained by mass m1 और this is the fraction of kinetic energy
रिटेन्ड बाय मास m1, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय मास m1, और दिस इज आल्सो द दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय मास m1. और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय मास m2, गेन्ड बाय मास m2. जो m1 ने लूज की है वो गई कहां, m2 के पास. m1 ने कितनी लूज की है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज की है, दैट इज 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. यू कैन सी 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, that is the fraction of kinetic energy lost by mass m1, or you can say that is the fraction of kinetic energy gained by mass m2. ठीक हो गया. and fraction of kinetic energy retained by mass m1 is, that is m1 minus m2 divided by m1 plus m2 का whole square. clear? no problem. नेक्स्ट आपके पास इसमें क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास एक बॉडी है, वो किसी हाइट एस से तुम्हारे पास ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करती है. द मास m collides, a mass m drop from a height h from the surface of the earth. और वे ख्याल रखना कि दिस एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, और आफ्टर एंड द कोलिजन बिटवीन दैट मास, आफ्टर द कोलिजन विद अर्थ और विद द ग्राउंड, दिस बॉडी rebounds at some height. If small is the coefficient of restitution between this body and ground, then what is the height of this mass after the collision? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए. A body of mass m drop from a height h, collides with the surface of the earth, and the coefficient of restitution between this body and earth or that ground is small e, then what is the height of the ball after striking with the ground or after rebound? तो मीन्स हमने, हमारे पास एक बॉडी है, इसको हाइट एच से ड्रॉप किया, जब ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक की, इट रीबाउंड्स टू ए हाइट h1, तो हमने इस h1 की वैल्यू बतलानी है. क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन. और इस बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या है, E. क्लियर? तो हाउ विल कैलकुलेट इट? वेरी सिंपल. अब यहां पे कौन सी दो बॉडी स्ट्राइक कर रही है, एक तो ये बॉडी जिससे हमने ड्रॉप किया, दूसरी बॉडी ये ग्राउंड. दूसरी बॉडी कौन सी है, ग्राउंड है, और एक कौन सी बॉडी है जो हमने ड्रॉप किया. क्लियर? नाउ जो हमने ड्रॉप किया उसकी इनिशियल किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगी, मतलब u1 क्या होगी, दैट इज u इज इक्वल टू u1 क्या होगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh. नाउ इफ इट इज रीबाउंडिंग टू ए हाइट h1, तो आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh1. Now this is the second body. Second body before collision क्या है, रेस्ट के ऊपर है, तो u2 क्या हुआ, 0. सेकेंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन भी क्या है, रेस्ट के ऊपर है, तो आफ्टर द कोलिजन भी इसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0. क्लियर? स्मॉल ई किसके बराबर होता है, क्या बताया था, दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. v2 आपके पास क्या है, 0. v1 आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gh1. u1 क्या है आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2gh, और u2 क्या है आपके पास, 0. तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम हियर वी शैल गेट
h1 is equal to h e square. Very important formula. This is the height of the bar. यहां से सॉल्व करके आपके पास h1 is equal to क्या आ जाएगा, h e square आ जाएगा. This is the height of the ball after first rebound. जब पहली बार ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो ये इसकी हाइट होगी. अब सपोज करो हाइट h के ऊपर जाके फिर वापस आ जाती है, देन अगेन रीबाउंड. सेकेंड रीबाउंड के बाद हाइट पूछ ली जाती है. सेकेंड रीबाउंड के बाद व्हाट विल बी हाइट, h2 विल बी इक्वल टू h1 e स्क्वायर. h1 की वैल्यू क्या होगी, h e स्क्वायर. तो आपके पास सेकेंड रीबाउंड के बाद हाइट क्या बन जाएगी, h2 इज इक्वल टू h e4. दिस इज द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर सेकेंड रीबाउंड. इस तरह थर्ड के बाद क्या हो जाएगी, h e6. और सिंपल याद रखो कि अगर ऐसे कोई बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप की, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दिस बॉडी एंड ग्राउंड इज स्मॉल ई, तो बॉडी रीबाउंड कर गई, फिर स्ट्राइक कर गई, फिर रीबाउंड कर गई. इस तरह से nth रीबाउंड के बाद आफ्टर nth रीबाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आफ्टर nth रीबाउंड height of this ball will be equal to h e raised power 2n. After nth rebound, the height of this ball will be क्या होगी, h e raised power 2n. Clear? No problem at all. तो यहां से where n is the nth rebound. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट के बाद पूछा हो, सेकंड के बाद पूछा हो, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद, आपने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So this is the first question which can be asked on this problem. Second question which can be asked, कि what is the total distance traveled by this body before coming at rest? कि रेस्ट पे आने से पहले इस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. देखो पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h, फिर h1 ऊपर गई, h1 नीचे आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, वुड बी डॉक्टर्स 2h1. फिर h2 ऊपर गई, h2 नीचे आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 2h2. फिर कितना ट्रेवल हो गया, 2h3. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस डैश डैश. सो इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सबकी वैल्यू पता है, h e स्क्वायर प्लस h e4 प्लस डैश डैश. सो h कॉमन ले लो, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4. सो और दिस इज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू, इसको हम लिख सकते हैं यहां से e स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस सो. क्लियर? रिमेंबर दिस 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4, दिस इज ए GP सीरीज. दिस इज एन इनफाइनाइट GP सीरीज. इनफाइनाइट GP सीरीज का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, a अपॉन 1 माइनस r. इनफाइनाइट GP सीरीज का, इनफाइनाइट GP सीरीज का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r. a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और r क्या होती है, कॉमन रेशियो. तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन रेशियो क्या है, e स्क्वायर. तो आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर. सॉरी यहां पे 2b है, यहां पे 2b है, 1 माइनस e स्क्वायर. ये आ जाएगा h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग एट रेस्ट. क्लियर? सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. अब वहां पे सिंपल आपके पास h की वैल्यू दी होगी, और किसकी वैल्यू दी हो सकती है, e की वैल्यू दी होगी. तो आपने ये टोटल आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. यू विल गेट द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय दिस बॉडी
टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगेगा बिफोर कमिंग एट रेस्ट। देखो जब बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया तो टाइम कितना लगा, h हाइट से ड्रॉप किया टाइम कितना लगा t सपोज करो, फिर h1 हाइट के ऊपर गई, h1 से नीचे आई, उसमें टाइम कितना लगा 2t1 लगेगा, क्योंकि आपको बताया था जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। फिर 2t लगेगा, फिर सो ऑन। तो इस तरह से क्या है t की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 2h/g, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। t1 क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2h1/g, t2 क्या होगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h2/g प्लस ऑन। क्लियर? तो यहां से आप अंडर रूट ऑफ 2h/g बाहर ले सकते हो, तो अंदर क्या रह जाएगा h1 की वैल्यू क्या है h² he4 एंड सो ऑन। तो ये अंदर क्या रह जाएगा दिस विल बी 2e प्लस 2e² प्लस सो ऑन। सो दिस विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्लियर? ये फिर इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गई ये वाली, दिस इज इनफाइनाइट जीपी सीरीज। अगर इसमें से हम 2e कॉमन ले लें तो इसका सम क्या आ जाएगा 1/1 प्लस e, सॉरी 1 माइनस e। क्लियर? तो इसे सारा सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास टोटल टाइम टेकन विल बी अंडर रूट ऑफ 2h/g 1 प्लस e डिवाइड बाय 1 माइनस e। क्लियर? तो वुड बी डॉक्टर्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डायरेक्ट याद रखना है टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग एट रेस्ट क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g इंटू 1 प्लस e डिवाइड बाय 1 माइनस e। क्लियर? फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का इसी प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम इंपार्टेड बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड, बिटवीन दैट बॉडी एंड ग्राउंड। टोटल मोमेंटम क्या होगा? देखिए आपको मैंने प्रोजेक्टर में बताया था कि जब भी कोई बॉडी इन जनरल याद रखो ग्रेविटी के साथ फॉल कर रही है तो टोटल मोमेंटम इंपार्टेड होता है वेट इनटू टाइम। अब इस बॉडी का अगर मास m है तो इसका वेट क्या होगा mg होगा। टाइम हमारे पास कितना आ गया इसका अंडर रूट ऑफ 2h/g इंटू 1 प्लस e डिवाइड बाय 1/e। तो टोटल मोमेंटम इंपार्टेड क्या आ जाएगा बच्चों? What will be the total momentum imparted in this case? This will be equal to और total change in momentum क्या आ जाएगा और total impulse imparted क्या आ जाएगी? Impulse और change in momentum both are same thing. Impulse क्या होती है? This is called impulse momentum theorem. What is impulse momentum theorem? Impulse is change in momentum और ये किसके बराबर होता है? दिस इज इस केस में किसके बराबर है mgt और यहां पे t की वैल्यू क्या आ गई है अंडर रूट ऑफ 2h/g 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e। सो दिस बिकम्स m अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh क्या है velocity with which it is striking mv 1 plus e divided by 1 minus e, or it can be written as p into 1 plus e divided by 1 minus e. P is the momentum with which this body is striking with the ground. Clear? So 26 जुलाई को अगर मुझे लगता है इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, आई होप, और फिर मुझे याद करोगे वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में सर ने कहा था इसके फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लो, आपको याद भी आ जाएगा। अगर कहीं पे ड्राइव करना पड़ गया तो ये खराब कर जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने होंगे। क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि कितनी हाइट के ऊपर बॉल रिबाउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड जब व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड। तो क्या है h e raised power 2n, that is the height of the ball after nth rebound. First,
Second, what is the total distance traveled before coming at rest? वो क्या आ गया? That is equal to h into 1 plus e square divided by 1 minus e square. अब what is the total time taken before coming at rest? वो क्या आ गया? Under root of 2h by g into 1 plus e divided by 1 minus e. Total impulse imparted or change in momentum during this collision is क्या आ गया? That is m under root of 2gh 1 plus e divided by 1 minus e, or we can say p into 1 plus e divided by 1 minus e. In all this क्या है? e coefficient of restitution है और h क्या है? That is the original height from where the ball is dropped. Clear? तो ये चारों प्रॉब्लम्स आपने याद ख्याल रखना है. तो नेक्स्ट बच्चों, एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपने, मैं उसकी डिटेल आपको बता दूंगा, लेकिन उसका भी डायरेक्ट आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम कि आपके पास ये जहां पे तो क्या था, इस कोलिजन में क्या था कि बॉल डायरेक्टली ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रही है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंज होकर आए, क्या है कि एक मास m ग्राउंड के साथ v स्पीड के साथ स्ट्राइक करती है, मेकिंग एन एंगल थीटा. कितना एंगल बना रही है इसके साथ? थीटा एंगल के साथ. वहां पे था थीटा 0 था, और रीबाउंड्स विद स्पीड v प्राइम और मेकिंग एन एंगल थीटा प्राइम. स्मॉल e क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बिटवीन दिस बॉडी एंड ग्राउंड. इट कैन बी आस्क्ड कि स्ट्राइक करने के बाद, दिस इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद और स्ट्राइक करने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? इट कैन बी आस्क्ड स्ट्राइक करने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? v प्राइम पूछा जा सकता है, और सेकंड पूछा जा सकता है कि अगर वो थीटा के साथ स्ट्राइक कर रही है तो थीटा प्राइम क्या होगा? तो सिंपल, स्ट्राइक करने के बाद इसकी जो स्पीड आ जानी है v प्राइम, वो क्या आ जानी है? दैट इज v अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द स्ट्राइकिंग, और tan थीटा प्राइम क्या होगा? दैट इज इक्वल टू tan थीटा बाय e. सो मल्टीपल चॉइस के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आया कैसे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. देखिए, मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर है? स्मॉल e, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. तो जैसे अभी पीछे वाली प्रॉब्लम में बताया मैंने, ग्राउंड है, सेकंड बॉडी तो ग्राउंड है, v2 और u2 तो क्या है? जीरो ही है. v2 और u2 तो क्या है आपके पास? जीरो. अब v1 और u1 क्या है? देखिए, आफ्टर द कोलिजन इस बॉडी की वेलोसिटी क्या बन जाती है? v1. नाउ दिस v1 इज हैविंग, v प्राइम इज हैविंग टू कंपोनेंट्स. वन इज दिस v प्राइम cos थीटा प्राइम, और इधर क्या होगा? v प्राइम sin थीटा प्राइम. नाउ दिस v इज आल्सो हैविंग टू कंपोनेंट्स. दिस इज हियर, इसके अलोंग क्या होगा? v sin थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज v cos थीटा. अब देखिए, इस बॉल के ऊपर जो फोर्स है सिर्फ किधर एक्ट कर रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इंपल्स उधर ही होगा. तो आपके पास देयर इज नो, इस डायरेक्शन के अलोंग इनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो एक इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? v प्राइम साइन थीटा प्राइम इज इक्वल टू v साइन थीटा. क्लियर? v1 क्या होगी यहां पे? v प्राइम cos थीटा प्राइम.
V1 क्या होगा, V प्राइम cos थीटा प्राइम, और U1 क्या होगा, दैट इज V cos थीटा। तो आपके पास V1 की वैल्यू, दिस इज V1 एंड व्हाट इज दिस, U1, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, दैट इज V प्राइम cos थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय V cos थीटा। ठीक हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन से व्हाट वी कैन सॉल्व, आप एक थीटा प्राइम सॉल्व कर सकते हो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप यहां से क्या होगा कि आप इसको इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, V प्राइम V सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा प्राइम क्या आ जाएगा, tan थीटा बाय E। फिर आप क्या करो, स्केलिंग और एडिंग कर दो, आपने V प्राइम निकालना है, यहां से पहले V प्राइम cos थीटा प्राइम निकाल, V प्राइम sin थीटा प्राइम है, स्केलिंग और एडिंग कर दोगे, आपके पास V प्राइम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, V अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो ये भी आ सकता है। मोस्टली नीट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कोलिजन के ऊपर ही आ रहा है, अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपकी बात कि जो मैंने लास्ट आपको प्रॉब्लम कराई है वहां से क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर, वुड बी डॉक्टर्स? तो उसके ऊपर लिख लो लास्ट वाले क्वेश्चन पे, नीट 2020 बाय द वे अगर वो नहीं आया तो 200% नीट 2020 का क्वेश्चन मैं अब आपको करवा रहा हूं। अब नीट 2020 का क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये तो 100% 200% आएगा नीट 2020 26 जुलाई, क्या है क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड अपॉन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर है कि मास m1 है, मूविंग विथ वेलोसिटी u1, collides with another mass m2 which is moving with velocity u2. After the collision both the masses collides together. After the collision both the masses collides together. कहता है then loss in kinetic energy, कितनी kinetic energy उनकी लॉस होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है उसमें, m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। क्लियर, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कब है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या प्रॉब्लम है, मास m1 moving with velocity u1 collides with another mass m2 moving with velocity u2. After the collision both the masses collides together. In that case loss in kinetic energy will be this one. आपके सारे सिलेबस में दो प्रॉब्लम इसके ऊपर ऐसी और हैं। एक बार आपसे एक आपके पास इसी तरह की प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन में है, दो डिस्क हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 हैं, rotating with angular velocity omega1 and omega2 है, both the disks combined together, जब वो कंबाइन कर जाएंगी तो व्हाट इज द लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए फॉर्मूला है I1 I2 omega1 minus omega2 whole square divided by twice of I1 plus I2। थर्ड टाइप की इसमें एक और प्रॉब्लम है कि देयर इज वन कैपेसिटर whose capacitance is C1, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 है, अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। दोनों कैपेसिटर्स को बोथ द कैपेसिटर्स आर जॉइंट टुगेदर, देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन दैट प्रोसेस इज, इसका आंसर है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। क्लियर, तो बच्चों ये तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इनमें से 100-200% इज कमिंग इन नीट 2020 ऑन 26 जुलाई। तो तीनों को याद रखो,
अगर मासेस के लिए ट्रांसलेशनल मोशन में है तो ये होगा, रोटेशनल मोशन में ये m1 और m2 को सिंपल i1 i2 से रिप्लेस कर देना है, u1 u2 को ω1 और ω2 से रिप्लेस कर देना है। और कैपेसिटर में आ गया तो m1 m2 को c1 c2 से रिप्लेस कर देना है और u1 और u2 को पोटेंशियल डिफरेंस v1 एंड v2 से रिप्लेस कर देना है। एक और बहुत अच्छी इसके ऊपर प्रॉब्लम है, जस्ट रिमेंबर दैट इज द कोलिजन इन टू डायमेंशन। अगर सपोज कर लो कि मासेस कोलाइड करने के बाद, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल है और सोच भी नहीं सकते इसका आंसर ये हो सकता है कि आपके पास एक मास m1 है, it is moving with the velocity u1, this is a mass m2, it is moving with the velocity u2. After the collision, these two masses move in different directions, making an angle θ1 and θ2 with x-axis, and their velocities are v1 and v2. So just remember, if their masses are equal, remember this formula, if m1 is here equal to m2, in that case cos θ1 plus cos θ2 will be equal to u1 u2 divided by v1 into v2. Very important formula कि मास m1 है, it is moving with the velocity u1, collides elastically with a similar mass, collides elastically with a similar mass which is moving with speed u2. After the collision, both the masses are moving in two different directions, making an angle θ1 and θ2. So after the collision, the angles between the two masses will be equal to क्या होगा, cos inverse u1 into u2 divided by v1 into v2. और इसके ऊपर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या कहता है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, इफ मास m collides elastically with a stationary similar mass, with a stationary similar mass, कहता है after the collision the angle between the two masses, वहां पे चॉइसेस दी हो सकती हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। और बंदा सोचता भी नहीं है कि कोलिजन के बाद ये दोनों मासेस परपेंडिकुलर मूव करने शुरू कर देंगे। इसका आंसर है कि आफ्टर द कोलिजन द एंगल बिटवीन द टू मासेस क्या होगा, 90 डिग्री। वो कैसे, यहां से बड़ा क्लियर है, मास एम कोलाइड्स इलास्टिकली विद स्टेशनरी सिमिलर मास, तो उसके लिए एंगल ये हो जाता है ना आफ्टर द कोलिजन। अब यहां पे u2 0 है, u2 0 है तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर θ1 प्लस θ2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब आफ्टर द कोलिजन द मासेस विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। तो कल हम इसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा टॉपिक वैसे खत्म हो गया। पहले हम कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन कर लेंगे, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी, फिर सारी इकट्ठी इसकी लास्ट ईयर्स की प्रॉब्लम्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वुड बी डॉक्टर्स, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।